गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर फिर से एक बार अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं स्टेट के वीडियो को भी लेकर आऊँगा, तो मैं आज आप लोगों के लिए स्टेट के वीडियो को भी लेकर आया हूँ। आज हम सीखने वाले हैं स्टेट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 रैखिक सहसंबंध। ये चैप्टर हम सीखने वाले हैं और इस चैप्टर की तरह ही चैप्टर नंबर 3 और 4 भी है। यानी एक बार अच्छे से अगर हमने पार्ट 2 सीख लिया तो पार्ट 3 और पार्ट 4 भी हम आसानी से सीख सकते हैं। तो हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले, और वो भी स्टेट का आज पहला वीडियो है, तो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल सुविचार के साथ शुरू करना चाहूँगा, जिसे आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, पानी की तरह बनो, पत्थर की तरह नहीं। दोस्तों, पानी की तरह बनो, पत्थर की तरह नहीं, क्योंकि पानी ये रास्ता बना लेती है और पत्थर ये दूसरों के रास्तों की रुकावट बन जाती है। पानी यह खुद रास्ता बना लेती है और पत्थर दूसरों के रुकावट बनता है। तो दोस्तों, आपको रुकावट नहीं बनना है, आपको अपने लिए रास्ता बनाना है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2, स्टेट पार्ट 2। इससे पहले मैं आपको जो एक दो ब्लूप्रिंट है वो भी मैंने आपको ग्रुप में भेजा था, उसे भी आप देख लीजिएगा। स्टेट के पेपर का ब्लूप्रिंट, स्टेट सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, अकाउंट सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट, वो मैं आपको भेज चुका हूँ ऑलरेडी। अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 का नाम है रैखिक सहसंबंध, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए होगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए होगा और हो सकता है कि सेमेस्टर 1 की जो अगर स्कूल में एग्जाम होगी तो उसमें यह चैप्टर डबल यानी कि 24 मार्क्स का या 20 मार्क्स का हो, क्योंकि तब तक इतने चैप्टर पूरे नहीं होंगे। तो 12 मार्क्स का जो चैप्टर है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो 1 + 1 + 2 + 3 + 5, 1 + 1 + 2 + 3 + 5। यानी कहने का मतलब कि सेक्शन ए में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, सेक्शन सी में भी एक ही क्वेश्चन लेकिन 2 मार्क्स के लिए, सेक्शन डी में भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए और सेक्शन एफ में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। यानी आसान भाषा में कहूँ तो ए, बी, सी, डी और एफ सब में एक एक प्रश्न होंगे, खाली ई में नहीं होगा। और यही फॉर्मेट पार्ट 1 के सभी चैप्टर का है। स्टेट पार्ट 1 के सभी चैप्टर का ये सेम फॉर्मेट है। पार्ट 1 के चारों चैप्टर 12 मार्क्स के होंगे और चारों चैप्टर का फॉर्मेट यही है। सेक्शन ए 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, बी का भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, सी में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स के लिए, डी में भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए और एफ में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज सबसे पहले पाठ का नाम है सहसंबंध। तो सहसंबंध का अर्थ और उसके प्रकारों के बारे में आज हम जानेंगे। सहसंबंध का अर्थ देखेंगे, उसके उदाहरणों को समझेंगे, सहसंबंध के प्रकार और उसका अर्थ और उसके उदाहरण को हम समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सहसंबंध का अर्थ। सहसंबंध क्या है? संबंध का मतलब आप जानते ही, ये रिलेशन, और सहसंबंध मतलब को रिलेशन। तो सहसंबंध का अर्थ दो यादृच्छिक चर x और y, यादृच्छिक चर यानी अपने मन से लिए गए चर, चल दोनों एक ही वर्ड होता है। मैं चर बोलूँ तभी भी और चल कहूँ तो भी, दोनों एक ही वर्ड है। तो दो यादृच्छिक चर x और y के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो यादृच्छिक चर x और y के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से होने वाले कमी या वृद्धि को उन दो चरों के बीच का सहसंबंध कहते हैं। दो यादृच्छिक चर x और y के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से होने वाले कमी या वृद्धि को उन दो चरों के बीच का सहसंबंध कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहे तो दो यादृच्छिक चरों के बीच किसी भी कारण से होने वाले कमी या वृद्धि को हम उन दो चरों के बीच का सहसंबंध कहेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्ष में सभी कारण आ जाते हैं, उसके अलावा तो कोई कारण हो ही नहीं सकता प्रत्यक्ष और परोक्ष के अलावा। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि दो यादृच्छिक चर के बीच किसी भी कारण से होने वाले कमी या वृद्धि को उन दो चरों के बीच का सहसंबंध कहेंगे। लेकिन बुक में दिया है उस हिसाब से मैंने व्याख्या लिखा है, इसे आप भी लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सहसंबंध का अर्थ लिखिए, तो दो यादृच्छिक चरों के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष कारणों से होने वाले कमी या वृद्धि को उन दो चरों के बीच का सहसंबंध कहते हैं। यानी एक चर में अगर वृद्धि हो रहा है तो उसी की वजह से दूसरे चर में भी वृद्धि हो, ऐसा हो सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, एक चर में कमी हो रहा है तो दूसरे चर में भी क्या हो, कमी हो, ऐसा हो सकता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, एक चर में वृद्धि हो रहा है तो दूसरे चर में कमी हो, ऐसा भी हो सकता है। एक चर में वृद्धि होने के कारण दूसरे में वृद्धि हो, वो भी हो सकता है, और एक चर में वृद्धि होने के कारण दूसरे में कमी हो, वो भी हो सकता है। एक चर में कमी होने के कारण दूसरे में कमी हो, ऐसा भी हो सकता है, और एक पहले चर में कमी होने के कारण दूसरे में वृद्धि हो, ऐसा भी हो सकता है।
दोनों में वृद्धि होगा तो धन सहसंबंध, दोनों में कमी होगा तो भी धन सहसंबंध, लेकिन एक में वृद्धि और एक में कमी हो रहा है तो ऋण सहसंबंध, जिसको आप इकोनॉमिक्स की भाषा में व्यस्त संबंध कहते हो। एक में कमी हो रहा है दूसरे में वृद्धि तो भी ऋण सहसंबंध। उदाहरण देखते हैं, वस्तु का मूल्य को हमने x कहा है और वस्तु के मांग को y कहा है। पहला उदाहरण देख रहे हैं, तो मान लीजिए किसी वस्तु A है, उसका मूल्य 30 रुपया है, तब उस वस्तु की मांग 50 नग है, 50 पीस है। अब मूल्य बढ़कर 30 से 40 हो गया तो यहाँ वृद्धि हुआ, लेकिन यहाँ मांग घटकर 50 से 38 नग हो गया। आप मांग का और मूल्य का नियम जानते ही हो कि मूल्य अगर बढ़ेगा तो मांग क्या होता है, घटता है। तो इन दो चरों के बीच कैसा संबंध है, ऋण सहसंबंध है, व्यस्त संबंध है, ऋण सहसंबंध। फिर मूल्य बढ़कर 50 हुआ तो मांग और घट गया, 30 नग हो गया। तो ये जो उदाहरण है ये दो चरों के बीच x और y दो चरों के बीच के ऋण सहसंबंध को दर्शाता है। वैसे एक धन सहसंबंध का एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए, देश में वाहनों की संख्या और देश में दुर्घटना की संख्या। तो मान लेते हैं कि देश में वाहन की संख्या अगर 10 लाख थी, तब एक अनुमान के रूप में दुर्घटना की संख्या 10,000 थी। फिर वाहन की संख्या बढ़कर 15 लाख हो गई तो यहाँ भी दुर्घटना की संख्या बढ़कर 10,000 से 14,000 हो गया। ऐसा जरूरी नहीं कि जितना यहाँ बढ़ रहा है उतना वहाँ भी बढ़े, जैसा जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ भी वृद्धि हो रहा है और वहाँ भी वृद्धि हो रहा है। तो उन दो चरों के बीच में क्या है, धन सहसंबंध। जरूरी नहीं कि समान अंतर पे ही बढ़े, कि यहाँ पे 10 लाख से 15 लाख हुआ है तो यहाँ पे भी 10,000 से 15,000 ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन यहाँ भी बढ़ रहा है और वहाँ भी बढ़ रहा है, तो उन दोनों चरों के बीच कैसा संबंध है, धन सहसंबंध। यानी दोनों जगह वृद्धि हो या दोनों जगह कमी हो तो धन सहसंबंध, एक जगह वृद्धि और दूसरी जगह कमी हो उसकी वजह से तो ऋण सहसंबंध, एक जगह कमी और उसकी वजह से दूसरी जगह वृद्धि हो तो भी ऋण सहसंबंध। जो हम अगले टॉपिक में सीखेंगे। तो अगला टॉपिक है अपना सहसंबंध का प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध के प्रकार। तो सहसंबंध के मुख्य दो प्रकार है, धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध। मुख्य इसलिए कहा मैंने क्योंकि धन सहसंबंध के अंदर भी दो आता है, आंशिक धन सहसंबंध और संपूर्ण धन सहसंबंध, यानी थोड़ा वाला धन सहसंबंध और पूरा संपूर्ण धन सहसंबंध। और ऋण में भी ऐसे दो प्रकार आते हैं, आंशिक ऋण सहसंबंध और संपूर्ण ऋण सहसंबंध। लेकिन उतना डीप में अभी आपको नहीं जाना है, फिलहाल आपको याद रखना है कि सहसंबंध के मुख्य दो प्रकार है, धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध। और एक होता है सहसंबंध का अभाव, यानी वो प्रकार में तो नहीं आता क्योंकि उसमें अभाव है, सहसंबंध है ही नहीं, तो इसलिए उसे हम प्रकार नहीं कह सकते। लेकिन वो भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सहसंबंध का अभाव अर्थात क्या, या सहसंबंध के अभाव के कोई दो उदाहरण दीजिए, तो वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं धन सहसंबंध। धन सहसंबंध किसे कहते हैं? तो जब दो सहसंबंधित चलों के मूल्य में परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उन दो चलों के बीच धन सहसंबंध है, ऐसा कहेंगे। जब दो सहसंबंधित चलों के मूल्य में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दोनों में जो परिवर्तन है वो एक जैसा ही परिवर्तन हो, यानी पहले चर में अगर वृद्धि हो रही है तो उसके कारण दूसरे चर में भी वृद्धि हो, पहले चर में अगर कमी हो रही है तो उसके कारण दूसरे चर में भी कमी हो, तो उसे कहते हैं एक ही दिशा में होने वाला परिवर्तन। वो अगर पहला चर ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा चर भी ऊपर की तरफ ही जाए, आलेख अगर हम बनाए तो। और पहला चर अगर नीचे की तरफ जा रहा है, उसकी बिंदु नीचे की तरफ जा रहा है, तो दूसरे चर की बिंदु, उसकी रेखा है वो भी नीचे की तरफ ही जाए। तो जब दो सहसंबंधित चरों में जो परिवर्तन होने वाला परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उन दो चरों के बीच धन सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। पॉजिटिव साइन, धन सहसंबंध है ऐसा कहा जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से ख्याल आएगा, लेकिन मैं एक बार फिर से अर्थ रिपीट कर दूं कि जब दो सहसंबंधित चरों के बीच होने वाला परिवर्तन एक ही दिशा में हो, अर्थात पहले चर में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में भी वृद्धि हो, पहले में कमी हो रही है तो उसके कारण से दूसरे चर में भी कमी हो, तो ये परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो उन दो चरों के बीच धन सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। उसी तरह से उसके एग्जाम्पल को देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से ख्याल आएगा। पहला एग्जाम्पल है व्यक्ति का आय और खर्च। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि व्यक्ति के आय और खर्च में समानता है। अगर व्यक्ति का आय बढ़ता है तो उसका खर्च भी बढ़ता है, हो सकता है सेम टू सेम ना बढ़े लेकिन बढ़ता है, आय बढ़ता है तो उसका खर्च भी बढ़ता है। दूसरा है पति की आयु और पत्नी की आयु। जिस तरह से पति की आयु होती है उस तरह से उस अनुपात में पत्नी की भी आयु होती है, 1-2 वर्ष कम होती है, तो हर संयोग में वैसा होता है। अगर कोई 32 साल का है तो उसकी पत्नी की आयु 30 वर्ष, कोई लगभग अगर 28 वर्ष का है तो उसकी पत्नी की आयु 26 वर्ष, 1-2 वर्ष आगे पीछे लेकिन उसी अनुपात में होता है। यानी पति की आयु अगर ज़्यादा है तो पत्नी की आयु भी उसी अनुपात में होती है। यानी कहने का मतलब किसी के 32 वर्ष के पति की आयु है तो उसकी पत्नी की आयु भी उसके आसपास ही होती है, कुछ अपवाद रूप केसेस को छोड़कर। उसके बाद तीसरा है वस्तु की बिक्री और लाभ।
अपवाद दोस्तों सब में होता है, इसलिए अपवाद के केसों को हम ध्यान में नहीं लेंगे। वस्तु की बिक्री और लाभ, वस्तु की बिक्री जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा लाभ भी बढ़ेगा। बिक्री अगर घटेगी तो लाभ भी घटेगा, कम होगा। कभी किसी इकाई का उत्पादन बिक्री अगर 1000 बढ़ रहा है तो उसका लाभ भी क्या होगा, 1000 बढ़ सकता है। अगर किसी वस्तु की बिक्री जो है वो घट रहा है तो उसका लाभ भी क्या होगा, कम होगा। अगला जो एग्जाम्पल है वर्षा और फसल की उपज। अगर किसी क्षेत्र में वर्षा अच्छी हो रही है तो फसल भी कैसा होगा, अच्छा होगा। वर्षा अगर ठीक नहीं है तो फसल भी अच्छा नहीं होगा। अब वर्षा अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि बाढ़ आ जाए, बाढ़ नहीं, उचित एक लेवल तक वर्षा अच्छी होगी तो फसल भी अच्छा होगा, वर्षा ठीक ढंग से नहीं होगी तो फसल भी अच्छा नहीं होगा। ये सब धन से संबंध के उदाहरण। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गर्मी में तापमान और आइसक्रीम की बिक्री। गर्मी में तापमान और आइसक्रीम की बिक्री से भी इस ऐसा ही संबंध है कि अगर तापमान अधिक होगा तो आइसक्रीम की बिक्री अधिक होगी, तापमान कम होगा तो आइसक्रीम की बिक्री भी कम होगी। क्योंकि तापमान कम होगा तो लोगों को इतना प्यास या इतना तरस नहीं लगेगा, तो आइसक्रीम कम उपयोग होगा, जैसे ठंडी के मौसमों में कम उपयोग होता है। अब अगला देखते हैं ऋण सहसंबंध। ऋण सहसंबंध क्या है, निगेटिव साइन। जब दो सहसंबंधित चलों के मूल्य में, ठीक उसका उल्टा है, धन सहसंबंध का ठीक उल्टा, जब दो सहसंबंधित चलों के मूल्य में होने वाला परिवर्तन विरुद्ध दिशा में हो, उसमें सीधे दिशा में एक ही दिशा में हो और इसमें विरुद्ध दिशा में हो, तो उन दो चलों के बीच ऋण सहसंबंध है, ऐसा कहा जाएगा। उसमें कैसा था कि एक ही दिशा में परिवर्तन हो और इसमें कैसा है, विरुद्ध दिशा में परिवर्तन हो, तो उसे हम कहते हैं ऋण सहसंबंध। यानी पहले चर में अगर वृद्धि हो रही है तो उसके कारण से दूसरे चर में क्या हो, कमी हो। पहले चर में अगर कमी हो रही है तो उस वजह से, उस कारण से दूसरे चर में वृद्धि हो, तो उसे हम कहेंगे ऋण सहसंबंध। उदाहरण देखेंगे तो आपको ज़्यादा ख्याल आएगा। वस्तु का मूल्य और मांग, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि वस्तु का मूल्य अगर बढ़ता है तो मांग उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मूल्य कम होता है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके अलावा व्यक्ति का खर्च और बचत, व्यक्ति का खर्च जितना कम होगा उसकी बचत उतनी ज़्यादा होगी। खर्च जितना बढ़ेगा बचत उतनी कम होगी। दोनों में कैसा संबंध है, व्यस्त संबंध है, यानी ऋण संबंध है, निगेटिव है। ठंडी के दिनों में तापमान और गर्म कपड़ों की बिक्री। ठंडी के दिनों में तापमान जितना ज़्यादा होगा गर्म कपड़ों की बिक्री उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि तब लोग गर्म कपड़े नहीं खरीदेंगे। और ठंडी के दिनों में तापमान कम होगा तो गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ेगी। उल्टा हो रहा है, तापमान कम तो गर्म कपड़ों की बिक्री ज़्यादा। गर्मी वाला जो मैंने ऑप्शन दिया था वो तो किसके लिए दिया था, धन सहसंबंध के लिए, कि तापमान ज़्यादा तो आइसक्रीम की बिक्री भी ज़्यादा। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, वाहनों की संख्या और दुर्घटना की संख्या हो तो उसमें ही आ जाता है, धन सहसंबंध में ही वो उदाहरण आ सकता है। इसमें और है कि समुद्र के सतह से ऊंचाई और हवा में ऑक्सीजन का प्रमाण, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ऑक्सीजन का प्रमाण क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से धन सहसंबंध का अर्थ और उसके उदाहरण को हमने सीखा, ऋण सहसंबंध का अर्थ और उसके उदाहरण को हमने सीखा। एक और आता है टॉपिक जो इससे थोड़ा हटकर है, लेकिन आपको वो भी याद रखना है, सहसंबंध का अभाव। पहले के सिलेबस में प्रकार में ही आता था, लेकिन अभी प्रकार में से निकल गया है। प्रकार दो ही बताना है आपको, धन सहसंबंध और ऋण सहसंबंध, लेकिन वो टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। सहसंबंध का अभाव, अब यहाँ जगह नहीं है लेकिन मैं 2 लाइन का है उसकी चर्चा कर दूं। सहसंबंध का अभाव का मतलब ये होता है कि दो सहसंबंधित चलों के बीच में कोई संबंध न हो, दोनों एक दूसरे से एकदम से अलग हो, उनके बीच में कोई संबंध ही ना हो, तो उन दो चरों के बीच में क्या कहते हैं, सहसंबंध का अभाव कहते हैं। जैसे अमेरिका में बढ़ते हुए वाहनों की संख्या और भारत में बढ़ता हुआ दुर्घटना की संख्या, इससे कोई संबंध है? अमेरिका में अगर वाहन की संख्या बढ़ेगी तो उससे भारत की दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है। भले अमेरिका में वाहन की संख्या बढ़ रही है और भारत में दुर्घटना की संख्या बढ़ रही है तो आपको लगेगा कि धन सहसंबंध, नहीं, ऐसे चरों के बीच में कोई सहसंबंध माना ही नहीं जाएगा, सहसंबंध का अभाव माना जाएगा, क्योंकि उन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। उसी तरह से बिहार में बारिश या वर्षा और गुजरात के फसल की उपज, उन दो चरों के बीच में भी कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से कई चर ऐसे भी है जिसमें सहसंबंध का अभाव देखा जाता है। तो सहसंबंध का अभाव का मतलब होता है जब दो चरों के बीच में कोई संबंध ना हो, दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो, तो उन दो चरों के बीच में सहसंबंध का अभाव माना जाएगा, और मैंने आपको उसके एग्जाम्पल भी बताए। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा दोस्तों, तो सहसंबंध का अर्थ, उसके उदाहरण, सहसंबंध के प्रकार, उसके उदाहरण, और सहसंबंध के प्रकार का हमने अर्थ भी सीखा, और सहसंबंध के अभाव का अर्थ। अब अगले वीडियो में मैं आपको सहसंबंध गुणांक, जो आपको प्रश्न में खोजना होता है, सहसंबंध गुणांक, उसका अर्थ, उसके अर्थ के बाद उसके कुछ विश्लेषण है, कुछ अर्थघटन है, उसको हम सीखेंगे, और सहसंबंध गुणांक के गणना के सूत्र
महत्वपूर्ण सूत्र काल पियर्सन की विधि, विकिरण आकिरण की विधि, उसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक इस वीडियो को आप अच्छी तरह से सुनकर इन सब टॉपिकों को अपने नोटबुक में नोट करके याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।